अच्छा, अब हम रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स को स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें जो मेन हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो ये है। इसमें लंग्स और एयर पैसेजवेज जहाँ से हवा होते हुए लंग्स में आती है वो हमने पढ़ना है। देखें, एयर पैसेजवेज ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से एयर मतलब हमें देखें हमें ऑक्सीजन चाहिए ताकि हम रिस्पिरेशन कर सकें, और रिस्पिरेशन के प्रोडक्ट में बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो कि हमने अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। तो जो पूरा पाथवे ऑक्सीजन कवर करते आएगा लंग्स तक, और लंग्स से पूरा पाथवे फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने तक, तो वो एयर पैसेजवेज है। उसमें क्या क्या आ जाएगा, नॉस्ट्रल्स मतलब हमारे नोज़ वाला एरिया, नेजल कैविटी जो हमारे अगर ये नोज़ है, ठीक है, ये अगर नोज़ है ऐसे कुछ, तो ये तो एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स हो गए जहाँ एंट्री है। उसके बाद ये नेजल कैविटी अंदर वाला जितना रीजन है तो नेजल कैविटी है। उसके बाद हलक वाला रीजन जिसको फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है, हलक वाला रीजन ये फेरिंग्स है। उसके बाद लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया या सांस की नाली जिसको विंड पाइप कहते हैं। उसके बाद लंग्स के कुछ एरिया से स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक्स, ठीक है। तो ये सारे लंग्स के एरियाज है। अब वन बाय वन देखते हैं सबको। सबसे पहले नेजल कैविटी। नेजल कैविटी वो रीजन है जो हमारी नोज के अंदर जो कैविटी है उसको हम नेजल कैविटी कहते हैं। ये लाइन बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, इसकी जो लाइनिंग है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है, और सीलिएटेड एपिथेलियम मतलब कि अगर ये नेजल कैविटी है ऐसा कुछ तो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी इसके अराउंड, और सीलिएटेड एपिथेलियम मतलब वो सेल्स होंगे जिसमें सीलिया नुमा स्ट्रक्चर निकला होगा। अब इनका फंक्शन क्या है कि ये अगर 10 पार्टिकल्स बाहर से आए तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन और ये सीलिएटेड जो सेल्स हैं ये 10 पार्टिकल को ट्रैप करना, तो इनका फंक्शन है। अच्छा, फंक्शन यहाँ मेंशन है, देखें, लार्जर डस्ट पार्टिकल ट्रैप बाय हेयर और म्यूकस, ठीक है। जो अंदर हेयर भी मौजूद है, सिलिएटेड एपिथेलियम है, म्यूकस से सारी चीज़ें मिलकर क्या करते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल है उनको ट्रैप कर लेते हैं। और दूसरा काम क्या है इन सब का कि एयर को मॉइस्ट मतलब थोड़ा गीला रखते हैं, वार्म करते हैं और फिल्टर करते हैं डस्ट पार्टिकल्स वगैरह से। अच्छा, अब जो नेजल कैविटी है ये सब डिवाइडेड है 3 रीजन्स में। मतलब देखें हमारी नेजल कैविटी है उसमें फर्दर 3 है। आपको अब नज़र तो 2 आ रहे होंगे, आप कहेंगे कि बीच में एक सेप्टम होता है, एक ये, मगर ये 3 होते हैं, 3 डिवीजन होते हैं नेजल कैविटी की। ये बोन्स की वजह से, जो बोन्स की अरेंजमेंट है वो फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है, वो लंबा टॉपिक हो जाएगा। बोन्स की अरेंजमेंट ऐसी होती है कि वो 3 नेजल कैविटी को 3 में डिवाइड कर देता है, बस इतना आप याद रखें। और फेरिंग्स है, फेरिंग्स को हम उर्दू में हलक कहते हैं। ये क्या होता है, मस्कुलर पैसेज, ठीक है, और इसमें भी म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन तकरीबन पूरे पैसेज में आपको मिलेगी। म्यूकस मेम्ब्रेन का बस ये काम है कि जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह उनको ट्रैप करे और इसको मॉइस्ट रखे जो भी जगह है। तो म्यूकस में ये मस्कुलर मेम्ब्रेन, मस्कुलर पैसेज है, ये एक ऐसा पैसेज, ऐसा रास्ता है जो मस्कुलर है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड है। अब इसके बाद क्या होता है, एपिग्लॉटिस। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बस फेरिंग्स के बारे में आपने इतना याद रखना है। मैं थोड़ा सा ना यहाँ से आपको बता देता हूँ, यहाँ से, बल्कि हम इसको यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से इसी से देख लेते हैं। देखिए होता क्या है, सबसे पहले नेजल कैविटी से हवा आई अंदर, और हवा अंदर आके ये जो रीजन है हमारा ये वाला, ये फेरिंग्स कहलाता है, ठीक है, ये फेरिंग्स है। अब आप अगर गौर करें तो फेरिंग्स में जो एयर या कोई भी चीज़ आ रही है, अब उसके बाद 2 रास्ते हैं। एक तो वो लैरिंग्स है जो कि हमारा आगे सांस वाली नाली वहाँ जा सकता है, दूसरा इसोफेगस जो कि हमारा फूड पाइप है वहाँ जा सकता है। तो फेरिंग्स जो है इसको हम कहते हैं कॉमन पाथवे है किस चीज़ का, रूटीन रिस्पिरेटरी सिस्टम प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम। इसोफेगस तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, और ट्रैकिया या विंड पाइप या लैरिंग्स आ रहा है क्या है, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम है। तो कॉमन पास पैसेज वे मतलब इससे जो चीज़ आ रही है वो उसके बाद दोनों रास्ते कहीं भी जा सकती है। तो हम अब अगर गौर करें, हम ये अगर सोचें कि अगर तो हमारे पास, अच्छा मैं आपको वो यहाँ से बता देता हूँ। अच्छा, अब एक चीज़ क्या है, एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस है, हमने फेरिंग्स के बाद क्या पढ़ना है, फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, ठीक है, ये रहा लैरिंग्स, ये सारे लैरिंग्स से ऊपर रीजन, और लैरिंग्स से नीचे कंटिन्यू हो जाता है ट्रैकिया में। तो अब होगा क्या, मैं आपको यही चैनल बता देता हूँ। अब अगर कोई चीज़ आ रही है फेरिंग्स के ज़रिए, अगर मिसाल के तौर पर ये आ गया फूड आ गया कुछ, ठीक है, तो अगर तो फूड, ये फूड है, अगर फूड हमारा विंड पाइप में मतलब हवा वाली नाली में एंटर हो जाए तो क्या होगा, हम तो बिल्कुल सांस नहीं आएगा और हम इवन डेथ भी हो सकती है। तो हमने ये अब रोकना कैसे है, तो अब रोकते ऐसे हैं इसको, मैं इसको पहले मिटा दूँ। अच्छा, अब रोकते ऐसे हैं इसको कि यहाँ पर ना एक इनलेट मौजूद होता है, यहाँ पर एक इनलेट मौजूद होता है, जैसे ये वाला इनलेट है ये मौजूद है। ये क्या करेगा, ये इनलेट ये बंद हो जाएगा, इसको कहते हैं हम एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये इनलेट जब यहाँ से कुछ आ रहा होगा ये ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगा, ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगा, पार्टली ओपन रहेगा, और फूड ये इससे टकरा के, जैसे अगर ये इनलेट है ये ऐसा पार्टली क्लोज हो गया, पूरा क्लोज नहीं हुआ, तो फेरिंग से फूड आया इससे टकरा के इसोफेगस में चला गया, इसोफेगस साइड पे इसोफेगस है सारा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। अब इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। और जो ओपनिंग है, अब एपिग्लॉटिस किसके ऊपर है, एपिग्लॉटिस ऊपर है लैरिंग्स के, ठीक है। लैरिंग्स के ऊपर क्या मौजूद है, एपिग्लॉटिस। ये लैरिंग्स है ये वाला,
और इसके ऊपर जो इसकी ओपनिंग है, इसका जो इनलेट है, ये एपिग्लॉटिस है जो इसको बंद कर रहा है। और जो लैरिंक्स की ओपनिंग है, ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस, और जो ऊपर जो फ्लैप मौजूद है जिसको बंद करता है वो कहलाता है एपिग्लॉटिस। ओपनिंग है ग्लॉटिस, और जो फ्लैप इसको बंद करता है वो कहलाता है एपिग्लॉटिस। और लैरिंक्स के पास अच्छा दो चीज़ें मौजूद होती हैं वोकल कॉर्ड्स, हम देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब एपिग्लॉटिस क्या है, मूव डाउनवर्ड, नीचे मूव कर जाता है, पार्टली क्लोज लैरिंग्स, ये पार्टली क्लोज करते हैं लैरिंग्स को। और दूसरा क्या होता है, लैरिंग्स भी ऊपर मूव कर जाता है। ऐसे है, अगर ये लैरिंग्स है और ये ऊपर है हमारे पास एपिग्लॉटिस, तो एपिग्लॉटिस पार्टली बंद हो गया एपिग्लॉटिस, और लैरिंग्स भी जब फूड आ रहा है थोड़ा सा ऊपर मूव करेगा, थोड़ा ऊपर मूव कर जाएगा तो इसके करीब चला जाएगा। जैसे अगर ये है और ये एपिग्लॉटिस है तो लैरिंग्स क्या करेगा, थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके इसके करीब हो जाएगा ताकि वो पैसेज जो बंद हो जाए। तो थोड़ा ये नीचे आता है, बंद होता है, थोड़ा लैरिंग्स ऊपर जाता है। इससे क्या होता है कि वो इनलेट जो है वो हमारी लैरिंग्स की इनलेट वो बंद हो जाती है। ठीक है, अच्छा भाई, अब हम पढ़ते हैं लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स का दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स। ये क्या है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, मतलब कार्टिलेज से बना हुआ एट अपर एंड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, जिसको हम विंड पाइप, हवा की नाली कहते हैं, उसके ऊपर ये ऊपर लैरिंग्स होता है, नीचे ट्रैकिया कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, और लैरिंग्स की इनलेट को क्या कहते हैं, ग्लॉटिस, और जो फ्लैप इसको बंद करते हैं वो क्या आता है, एपिग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस क्या है, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड्स। अब लैरिंग्स में एक चीज़ मौजूद होती है, अगर ये लैरिंग्स है, मिसाल के तौर पर ये मैंने बनाया हुआ है, अगर लैरिंग्स है, लैरिंग्स का जो ग्लॉटिस है, ठीक है, ग्लॉटिस मतलब लैरिंग्स की ओपनिंग, ठीक है, उसमें क्या मौजूद होता है, उसमें लाइंड होती हैं दो वोकल कॉर्ड्स। ये कॉर्ड्स हैं, देखें, एक ये कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड है। जब एयर इन पे आके टकराएगी, ये वाइब्रेट होकर हवा प्रोड्यूस करेंगे, इनको वॉइस बॉक्स भी इसलिए कहते हैं। तो ये वॉइस प्रोडक्शन में काम देते हैं, और इसको वॉइस बॉक्स इसका दूसरा नाम है, वॉइस बॉक्स। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो लैरिंग्स की ओपनिंग है वो कहलाती है ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के को बंद करने वाला एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। और ग्लॉटिस में क्या मौजूद है, ग्लॉटिस में वोकल कॉर्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, ये तो 3-4 बातें। अच्छा, उसके बाद एपिग्लॉटिस है, ये क्या है, कार्टिलेजिनस है, मस्कुलर कंट्रोल है। ठीक है, और ये क्या, हिंज लाइक एक्शन, ये मेन काम है इसका, कि जैसे आप दरवाज़ा देखें, दरवाज़ा जैसे बंद होता है वो दरवाजे का भी हिंज लाइक एक्शन होता है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है, लिड की तरह काम करता है, और उसको बंद कर देता है हमारी लैरिंग्स की ओपनिंग को, ताकि हवा की नाली में खाना ना जा सके। अब आगे ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप कहते हैं, हवा की नाली कहते हैं। एक है ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है, वेंट्रल टू इसोफेगस। ठीक है, वेंट्रल का मतलब क्या है, आगे की तरफ, इसोफेगस से आगे की तरफ होता है ये। ठीक है, अच्छा, अब सी शेप अब होता ये है, अगर ये ट्रैकिया है तो ट्रैकिया को कवर किया होगा सी शेप रिंग ने। सी शेप रिंग का मतलब है आगे से तो बंद है, पीछे से बंद नहीं है, क्योंकि पीछे क्या मौजूद है, पीछे इसोफेगस मौजूद है, इसलिए पीछे से बंद नहीं है। तो सी शेप रिंग है। अब इनका फंक्शन क्या है कि हवा अगर ट्रैकिया से निकल जाए, ट्रैकिया खाली हो जाए, तो ट्रैकिया कोलैप्स ना हो, ट्रैकिया को खोल के रखे। तो सी शेप रिंग के प्रिवेंट वॉल ऑफ ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्स, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। तो अब ट्रैकिया के बाद क्या आ जाएगा, मैं अभी इस डायग्राम में आपको चीज़ें पहले दिखा देता हूँ। देखें, सबसे पहले था हमारे पास ये नेजल कैविटी है, जो ऊपर ओरल कैविटी, ये नेजल कैविटी है, और नीचे ओरल कैविटी मतलब माउथ वाला रीजन है। तो ये नेजल कैविटी से हवा आई अंदर, हवा यहाँ अंदर आके फेरिंग्स में चलेगी। फेरिंग्स कौन सा रीजन है, अलग वाला रीजन है। अब फेरिंग्स भी 3 में डिवाइड होता है। फेरिंग्स के कौन कौन से रीजन होते हैं, एक तो जो अगर फेरिंग्स मुंह के पीछे जो है, जैसे ये वाला फेरिंग्स है, ये माउथ के पीछे वाला फेरिंग्स है, जिसको कहेंगे ओरोफेरिंग्स। ऐसे ही जो फेरिंग्स है वो अगर पीछे नोज़ के पीछे वाला फेरिंग्स, ये वाला रीजन, नोज़ के पीछे वाला फेरिंग्स को कहेंगे नेज़ोफेरिंग्स। और फेरिंग्स नीचे आता है, नीचे आके जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स के पीछे वाला फेरिंग्स, ये वाला रीजन, ये कहेंगे, इसको ये कहलाएगा लेरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स के भी 3 पार्ट हैं ऑन द बेसिस ऑफ माउथ, नोज और लैरिंग्स। अच्छा, हवा नेजल कैविटी में आई, उसके बाद फेरिंग्स में आ गई। फेरिंग्स के बाद कहाँ चलेगी, फेरिंग्स के बाद चलेगी लैरिंग्स में। उसके बाद लैरिंग्स के बाद ये जाएगी ट्रैकिया में, ये आगे ट्रैकिया, ट्रैकिया कवर है, ये तो सी शेप इन्होंने रिंग दिखाएं ट्रैकिया। ठीक है, ये हवा की नाली है। ट्रैकिया आगे जाकर डिवाइड हो जाएगा ये लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में। ये लेफ्ट ब्रोंकस आ गया और राइट ब्रोंकस आ गया, और ब्रोंकस एंटर हो जाएंगे लंग्स में। ठीक है, राइट लंग है, लेफ्ट लंग है, और जब लंग्स में एंटर हो गया तो ब्रोंकस आगे डिवाइड हो जाएंगे छोटे, और जैसे अगर ये ब्रोंकस है तो आगे बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसको कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स क्या करेगा, जैसे अगर ये ब्रोंकस है आगे बहुत में डिवाइड हो गया, फिर आगे एक डक्ट बना लेगा, इसको कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। के बाद एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर डक्ट, और डक्ट जाके एक आगे बैग नुमा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसको कहेंगे एल्वुलर सैक। एल्वुलर सैक के अंदर बहुत सारे एल्वुलाई मौजूद होंगे, और एल्वुलाई ही वो वाले रीजन्स हैं जहाँ गैसेज एक्सचेंज होना है। एल्वुलाई कुछ ऐसा होता है, ये अगर एल्वुलाई एक है, इसके आसपास ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और एल्वुलाई से ऑक्सीजन जो है वो चला जाता है ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड इससे वापस आ जाता है, वापस पूरा पाथवे जो हमने पढ़ा ये रिवर्स में चलेगा, और जाके जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू है, डायग्राम के जरिए हमने देखा। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और, डायफ्राम मौजूद होता है। डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि
हमारे चेस्ट कैविटी है पूरी और नीचे एब्डोमेन है, तो चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। ठीक है, अच्छा भाई, ये हमने देख लिया ट्रैकिया तक, मतलब विंड पाइप तक। अब हमने देखे हैं ब्रोंकाई जो कि लेफ्ट और राइट थे और लंग्स में इंटर हो रहे थे, लेफ्ट और राइट हैं और लंग्स में इंटर हो रहे हैं। मैंने डायग्राम रफ्ती बनाई है, ये ट्रैकिया है, तो ये लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस हो गए डिवाइड और लंग्स में इंटर होगा। ईच ब्रोंकस आफ्टर एंटरिंग लंग्स डिवाइड होते हैं। स्मॉलर ब्रोंकाई में इसको क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब ब्रोंकाई में दे हैव सेम कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर ट्रैकिया, मतलब क्या, तो जो हमने ट्रैकिया में पढ़ा सी शेप कार्टिलेज, तो ब्रोंकाई में भी सी शेप कार्टिलेज मौजूद होंगे। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, सी शेप कार्टिलेज ब्रोंकाई में भी मौजूद होते हैं। अब ब्रोंक्यूल्स क्या है, ब्रोंक्यूल स्मॉलर ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल बन जाते हैं, जिसका डायमीटर 1 मिलीमीटर के अराउंड होता है। ठीक है, और जो रिंग है, सी शेप रिंग जो है वो इरेगुलर प्लेट से रिप्लेस हो जाती है। सी शेप रिंग रिप्लेस हो जाते हैं इरेगुलर प्लेट से, देन सर्कुलर स्मूथ मसल, मतलब कुछ रीजन तक इरेगुलर प्लेट आएंगे, जब आगे और फर्दर डिवीजन होती जाएगी तो सर्कुलर स्मूथ मसल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी डिवीजन है, मतलब ट्रैकिया में और ब्रोंकाई में तो सी शेप रिंग मौजूद होंगे, और ब्रोंक्यूल्स में जो है वो क्या आ जाएगा, इरेगुलर प्लेट्स आ जाएंगी, और आगे फर्दर जब डिवीजन होती जाएगी तो स्मूथ मसल आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ आपने याद रखना है। उसके बाद एल्वुलर डक्ट मैंने बताया था, जब आगे ब्रोंक्यूल्स, अगर ये ब्रोंकाई है, ये बहुत सारी इसकी डिवीजन निकली ब्रोंक्यूल्स और आगे एक डक्ट बनी है, जैसे ये डक्ट बन रही है तो इसको एल्वुलर डक्ट कहते हैं। फिर इसके बाद एक बैग नुमा स्ट्रक्चर एल्वुलर सैक होता है। तो स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स जो हैं इंटर एयर सैक्स कॉल्ड डक्ट्स, फिर डक्ट आती है फिर एयर सैक्स में इंटर हो जाते हैं। और एयर सैक्स का फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स हैं, इसी के अंदर एल्वुलाई मौजूद होता है। एयर सैक कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर पर एल्वुलाई। ये एल्वुलाई ही के जरिए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद होती हैं एल्वुलाई के अराउंड, मतलब ये अगर एल्वुलाई है तो इसके अराउंड बहुत सारी कैपिलरीज मौजूद होंगी, जिनसे क्या करेगा, ये गैसेज एक्सचेंज करेगा। उसके बाद एक चीज़ होती है प्लूरा, में डायग्राम से आपको दिखा देता हूँ। लंग्स के अराउंड, ये लंग्स हैं, ये लंग्स हैं, तो लंग्स के अराउंड ये मौजूद है, लेयर्स मौजूद होती हैं, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, 2 लेयर्स होती हैं लंग्स के अराउंड, और ये लंग्स को कवर कर रही होती हैं। इनके बीच की कैविटी को, या अगर एक लेयर है विसरल प्लूरा और ये पैराइटल प्लूरा, तो इसके बीच में जो पूरा रीजन है ये कहलाएगा प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी, और प्लूरल कैविटी में कुछ फ्लूइड मौजूद होता है जिसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। और प्लूरल फ्लूइड का काम है कि इसको फ्रिक्शन से, लंग्स को फ्रिक्शन से बचाना, मतलब दायरा लंग्स में एक्सपेंड करना है जब गैसेज अंदर आएंगी, उसके बाद लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब गैसेज बाहर जाएंगी। तो जब भी कोई चीज़ जो है बहुत ज़्यादा फंक्शन करे तो उसमें फ्रिक्शन आ रही होती है, तो लंग्स को फ्रिक्शन से बचाना ये प्लूरल फ्लूइड का काम है। 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर है जो कि लंग्स को सराउंड करते हैं, हमने देख लिया। विसरल प्लूरा एक लेयर है, दूसरी पैराइटल प्लूरा दूसरी लेयर है। ठीक है, 2 लेयर स्ट्रक्चर है। उसके बाद डायफ्राम हम डायग्राम में देख चुके हैं, ये भी एक मसल है जो कि एब्डोमिनल कैविटी को चेस्ट कैविटी से सेपरेट कर रहा है। ठीक है, ये तो सारे हमने रीजन देख ली। मैं आपको ना थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ दोबारा, मैंने जो ऊपर लिखी थी चीज़ें उससे। सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स आ रहे थे। ठीक है, मतलब ये नॉस्ट्रिल, ये जहाँ एयर एंटर होती है। उसके बाद नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी कितनी थी भाई, नेजल कैविटी डिवाइड हो रही थी 3 में बाय द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स। ठीक है, फेरिंक्स हलक वाला रीजन था। फेरिंक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि कॉमन है, किस चीज़ में कॉमन है कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम में कॉमन पाथवे है, और 3 तरह के फेरिंक्स है, नेजो फेरिंक्स, ओरो फेरिंक्स और लेरेंजो फेरिंक्स। उसके बाद लैरिंग्स आ रहा था। लैरिंग्स के बारे में थोड़ी सी हमने बातें क्या की थी कि लैरिंग्स की जो ओपनिंग है वो कहलाती है ग्लॉटिस, और जो ग्लॉटिस को बंद करता है वो कहलाता है फ्लैप, जो होता है वो कहलाता है एपिग्लॉटिस, ताकि खाना एंटर ना हो जाए इसमें। और इसके बाद हमने 2-3 बातें और पढ़ी, क्या कि ग्लॉटिस में मौजूद होता है वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स क्या करती हैं, वॉइस प्रोडक्शन में काम करती हैं। ठीक है, फिर ट्रैकिया विंड पाइप था, इसमें क्या था, सी शेप कार्टिलेज थे, ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद ब्रोंकाई था, ब्रोंकाई में भी राइट और लेफ्ट दोनों थे, दोनों लंग्स के लिए, और इसमें भी सी शेप कार्टिलेज मौजूद थे। ब्रोंक्यूल्स में क्या हो रहा था, सी शेप कार्टिलेज रिप्लेस किससे हो रहे थे, प्लेट से, इरेगुलर प्लेट से, और जो आगे फर्दर डिवीजन से क्या हो रहे थे, स्मूथ मसल में रिप्लेस हो रहे थे। फिर एल्वुलर डक्ट थी, एल्वुलर डक्ट ही एल्वुलर सैक, मतलब वो बैग में बंद हो रही थी। एल्वुलर सैक के अंदर बहुत सारे एल्वुलाई मौजूद थे जहाँ पर गैसेज एक्सचेंज होना था। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया। अब हम देखते हैं आगे प्रोसेस के होती है, तो हमने पूरा पाथवे देख लिया। अब ब्रीदिंग होती कैसे है, तो ब्रीदिंग का मतलब क्या है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, मतलब सांस लेना और सांस बाहर निकालना, इसको 1 साइकिल ऑफ ब्रीदिंग कहते हैं। अब 2 तरह की हो सकती है, इनवॉलंटरी, मतलब जो नॉर्मल तो इनवॉलंटरी होती है, अब सांस लेते हैं आप अपनी, मतलब अब ऑटोमेटिकली चल रहा है सब कुछ, और वॉलंटरी भी हो सकता है। वॉलंटरी का क्या मतलब कि वॉलंटरी होगा तो सेरिब्रम, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है सेरिब्रम, कंट्रोल करेगा, मगर इनवॉलंटरी जो कंट्रोल हो रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का पार्ट है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ये हमारा ब्रेन है अगर, तो ये नीचे एक रीजन होगा, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा, और ये सारा सेरिब्रम होता है। ठीक है, अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, दिन रेस्ट में नॉर्मली हम 12 से
सॉरी 15 टू 20 जो है ब्रेथ्स पर मिनट्स करते हैं, मगर एक्सरसाइज में ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बननी होती है, तो 30 ब्रेथ्स पर मिनट हो जाती है, 30 हो जाते हैं। अब करेक्टर्स ऑफ लंग्स, कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो कि लंग्स को ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। क्या मतलब कि लंग्स होंगे इलास्टिक, मतलब क्या कि आप इलास्टिक अगर देखें उसको खींचे तो बड़ा हो जाए और छोड़ दें दोबारा छोटा हो जाए, बिल्कुल वैसे ही है। तो लंग्स की कॉन्ट्रैक्शन को होगी जब एक्सपायरेशन मतलब हवा बाहर निकल जाएगी एयर, तो लंग्स जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, और एक्सपेंड करेंगे, बड़े होंगे जब हवा अंदर आएगी, इनहेलेशन होगी, ज़ाहिर है ज़्यादा हवा आएगी तो लंग्स बड़े हो जाएंगे। और बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, लंग्स ये सारे काम खुद नहीं कर रहा होता, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो सारे, मतलब सारी जो चीज़ें हैं एक्सटर्नल लंग्स के अराउंड जितनी हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, वो लंग्स को ये सारे काम करवा रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब डायफ्राम है। डायफ्राम हमने देखा था मस्कुलर शीट है, डूम शेप्ड है। डूम शेप क्या है, जो गुंबदनुमा स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, ये इसकी नॉर्मल शेप है जब रिलैक्स होता है, मगर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फ्लैट हो जाता है। अब कब रिलैक्स होता है, कब कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम अभी देखते हैं, बट फिलहाल ये ध्यान में रखें कि रिलैक्स होगा तो डूम शेप और फ्लैट हो जाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। और ये क्या करता है, चेस्ट कैविटी का स्पेस को मेंटेन कर रहा होता है, चेस्ट कैविटी के स्पेस को मेंटेन करता है। अब हम देखते हैं ये क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और, रिब्स को भी हमने देखना है। रिब्स क्या होती हैं, अगर मिसाल के तब हमारी ये चेस्ट कैविटी, उसके अंदर ये स्टर्नम जो सेंट्रल बोन होती है उसके अराउंड ये रिब्स होती हैं। ठीक है, रिब्स। और रिब्स कितनी होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स का मतलब क्या कि एक तरफ 12 दूसरी तरफ 12, तो टोटल 24 होंगे और 12 पेयर्स होंगे। और जो रिब्स के बीच में जो मसल होते हैं, रिब्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कोस्टल का, और रिब्स के बीच में जो मसल होंगे वो कहलाएंगे इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है। तो यही है कि रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स जो कि बिटवीन रिब्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स और ये रिब्स, ये हमारे रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब रिलैक्स होंगे तो ये क्या करेंगे, रिब्स को, जब इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होंगे रिब्स को बैकवर्ड और इनवर्ड मूव कराएंगे, मतलब डाउनवर्ड, और फॉरवर्ड और आउटवर्ड मूव कराएंगे जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब फिलहाल अगर ये भी हटा दें रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट को, फिलहाल अब ये ध्यान में रखें कि रिब्स को बैकवर्ड और इनवर्ड मूव कराएंगे इंटरकोस्टल मसल, और फॉरवर्ड और आउटवर्ड मूव कराएंगे इंटरकोस्टल मसल। अब क्यों कराना है, देखें, अगर कोई चीज़ है, रिब्स चेस्ट कैविटी में मौजूद है, ये रिब्स हैं, तो जब ये बाहर, और जब ये होंगी बाहर की तरफ, ये फॉरवर्ड और अपवर्ड या आउटवर्ड आप कह लें, जब मूव करेंगी तो क्या होगा कि चेस्ट कैविटी का ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है। जब आप सांस लेते हैं तो आप अगर देखें चेस्ट कैविटी बाहर आ रही होती है, रिब्स भी आउटवर्ड आ रहे होते हैं, तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है ताकि ज़्यादा हवा आ सके। अगर हम रिस्पायर कर चुके हों, ठीक है, अब हम एक्सपायर कर रहे हैं, सांस को बाहर निकाल रहे हैं, तो रिब्स जो है दोबारा आपका, आप चेस्ट कैविटी देखें तो पीछे की तरफ चली आती है, रिब्स क्या होते हैं, इनवर्ड मूव कर जाते हैं। तो ये सारा काम कौन कराता है, इंटरकोस्टल मसल्स की हेल्प से हो रहा होता है। अब हम पढ़ते हैं जो सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। अब इंटरकोस्टल मसल किस कंडीशन में क्या कर रहे होंगे, इंस्पायरेशन, मतलब हवा को हम अंदर लेके जा रहे हैं, इसमें क्या होगा, डायफ्राम जो हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब क्या कि डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। तो अगर डूम शेप होता तो जाहिर है, डूम शेप का मतलब है कि ये इसने कैविटी को, चेस्ट कैविटी के अंदर है, अगर नीचे आ गया तो मतलब इसने ऊपर पूरी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। उसके बाद दूसरा क्या, इंटरकोस्टल मसल, ये कौन सा है, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल भी दो होते हैं, देखेंगे अगर रिब्स हैं तो अगर ये हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है, और ये इसका ऊपर फिक्स पॉइंट है, ये नीचे से क्या होगा, फ्री होगा। जो फ्री पॉइंट होता है वहाँ से मूवमेंट कर सकता है। तो ये क्या करेगा, ये नीचे वाले पॉइंट को ऊपर की तरफ खींचेगा, ऊपर की तरफ और आउटवर्ड बाहर की तरफ खींचेगा, ताकि ये क्या हो जाए, चेस्ट कैविटी हमारे पास एक्सपेंड हो जाए, उसका वॉल्यूम बढ़ जाए। तो यही मेंशन है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिब को फॉरवर्ड और अपवर्ड, मतलब बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव कराएंगे ताकि चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम स्पेस बढ़ जाए। और जब स्पेस बढ़ता है, हमने बॉयल्स लॉ में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। जब वॉल्यूम बढ़ गया, कैसे बढ़ा, एक तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दूसरा इंटरकोस्टल मसल्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसकी हेल्प से क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, जब प्रेशर कम होगा तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ एयर जो है मूव कर जाएगी, तो ऐसे जो है इंस्पायरेशन हो जाती है। प्रेशर क्या हो जाता है, लंग्स में कम हो जाता है, लंग्स क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे, और वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, एयर मूव कर जाएगी आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या है, वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हुआ तो लंग्स बाहर से अंदर की, एयर बाहर से अंदर की तरफ आ गई। ये तो हो गया इंस्पायरेशन। अगर एक्सपायरेशन को देखें, तो एक्सपायरेशन में ऑपोजिट होता है। डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स होंगे तो ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे और चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद इंटरकोस्टल मसल कौन से, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या होते हैं, देखें, ये अगर रिब्स हैं स्टर्नम में और ये रिब्स आ गए, मैंने आपको उसका तो बता दिया, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल था ऊपर से फिक्स था और नीचे से रिब्स को पकड़ के ऊपर मूव करा रहा था। तो इंटरनल इंटरकोस्टल है वो ऐसे होता है, वो नीचे से फिक्स होगा
और ऊपर से ज़्यादा खाली है तो ऊपर से मूवमेंट करा सकते हैं। तो ऊपर से रिब्स को पकड़ के नीचे की तरफ कराएगा, तो ऊपर से रिब्स को पकड़ के नीचे की तरफ कराएगा तो रिब्स कैसे मूव हो जाएंगी, बैकवर्ड और डाउनवर्ड। जब बैकवर्ड और डाउनवर्ड मूव होंगे तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम दो तरह से कम हुआ, एक तो डायफ्राम भी रिलैक्स हुआ, दूसरा इंटरनल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसने कॉन्ट्रैक्ट करके चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम कर दिया। जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हुआ, अब दोबारा हम फॉर्मूला देखते हैं, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ जाएगा, जब प्रेशर बढ़ेगा और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ एयर जाएगी तो एक्सपायरेशन हो जाएगी। प्रेशर में लंग बढ़ेगा, लंग प्रेस होंगे तो एयर जो है मूव आउट कर जाएगी। अच्छा, अब हमने कैपेसिटीज़ ऑफ लंग्स को पढ़ना है। मैं आपको एक ग्राफ से समझा देता हूँ। ये कैपेसिटीज़ होता क्या है, देखिए ये अगर ग्राफ है तो ग्राफ में आप अगर देखें तो अगर हम इंस्पायर करते हैं और ये एक्सपायर हो गई, दोबारा इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, तो ये कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है लंग्स भरता है, तो ये होता है 500 मिलीलीटर। मतलब क्या कि 500 मिलीलीटर जो है वो एयर का वॉल्यूम भरता है जब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करते हैं। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसका नाम होता है टाइडल वॉल्यूम। तो आपको ये टर्म याद होनी चाहिए। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जब नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का वो वॉल्यूम जो एयर जो है लंग्स में जाती है वो 500 मिलीलीटर है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अगर हम डीप इंस्पायर करें, मतलब अब ज़ोर से सांस लें तो क्या होगा, ये ज़ाहिर पीक ऊपर चली जाएगी। तो पीक ऊपर जाएगी तो इसको क्या कहते हैं, हम इंस्पायर किया है तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, इसका नाम है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितना होता है, ये होता है 3100 मिलीलीटर के अराउंड, ठीक है। 3100 मिलीलीटर, किसी बुक्स में 3000 है, वो एग्जैक्ट वैल्यू 3100 मिलीलीटर है, जो आपकी बुक में मेंशन है, आप वो रेफर कर लें। अच्छा, ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब हम जोर से सांस लें तो इतना होगा। अगर हम जोर से सांस लेते हैं तो उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर आप जोर से एक्सपायर करें, मतलब जितना जोर लगा के एक्सपायर कर सकते हैं, तो एक्सपायर करेंगे तो ज़ाहिर है ग्राफ कहाँ जाएगा, ग्राफ नीचे जाएगा। अब आपने ज़ोर से एक्सपायर किया तो उसको कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1200 मिलीलीटर, ठीक है। ये नाम और आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। 1200 मिलीलीटर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। मगर कुछ वॉल्यूम ऐसा होता है कि अगर हमने 1200 मिलीलीटर निकाल दिया लंग्स से, तो अब लंग्स बिल्कुल खाली नहीं होंगे, लंग्स में कुछ वॉल्यूम मौजूद होगा। वो वॉल्यूम क्यों मौजूद होगा, क्योंकि लंग्स बिल्कुल कोलैप्स ना कर जाएं। अगर लंग्स बिल्कुल खाली हो जाएं तो लंग्स तो बिल्कुल चिपक जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। तो वॉल्यूम कितना होता है, जिसको हम कहते हैं रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम वो होता है 1200 मिलीलीटर, ये भी 1200 मिलीलीटर, ठीक है। तो अगर अब हम सबको ऐड करें तो कितना वॉल्यूम बनेगा, ये हो गया आपका 3100 मिलीलीटर। 3100 मिलीलीटर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस नॉर्मल ब्रीदिंग टाइडल वॉल्यूम जो है 500 मिलीलीटर, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करें 1200 मिलीलीटर, प्लस अब रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करें, ये कितना हो जाएगा टोटल। अगर आप इन दोनों को करें 2400, ये हो गया 2900, और आपके पास ये हो जाएगा 6000 मिलीलीटर कह लें या 6 लीटर कह लें, एक ही बात है। ये होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये हमने कुछ नहीं किया, सारी वैल्यू जो कि सारी एयर जो लंग्स के अंदर आ सकती हैं वो मैंने आपको पहले बताई, उन सबको ऐड करके बता दिया, तो वो लंग्स कैपेसिटी बन गई। ये टोटल लंग्स कैपेसिटी है। अच्छा, उसके बाद एक दो टर्म्स और हैं जिसको कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। इसका क्या नाम है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास, आप जब इन दोनों को ऐड करें 1200 प्लस 1200, मतलब क्या कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब क्या, देखें हमने ज़ोर से सांस निकाला तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हुई ना, मगर अब नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो ये वॉल्यूम एयर में लंग्स में मौजूद है। तो ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 2400 हो जाता है वो वॉल्यूम, 2400 मिलीलीटर। किस चीज़ को ऐड किया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ये 2400 मिलीलीटर, इसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। या फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम आप कह लें, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वैसे कहते हैं इसको, ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अच्छा भाई, ये तो हो गया जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग करें और जो लंग्स में हवा मौजूद है उसको हम कह रहे हैं। एक टर्म और आपको पता होनी चाहिए, वो होती है आपके पास वाइटल कैपेसिटी, होती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी वो होती है कि वो वाली एयर, वो वाली हवा जो कि हम या तो बाहर भी निकाल सकते हैं या तो हम वो हवा इनहेल भी कर सकते हैं, मतलब वो वाली हवा जिससे हम खुद कुछ ना कुछ कर सकते हैं।
तो वो कौन सी हवा है, ये रेजिडुअल वॉल्यूम को जब हम माइनस करते हैं, ये वाली एयर कम कुछ नहीं कर सकती, ये हमेशा लंग्स में रहेगी। हम जितना भी ज़ोर से सांस ले लें, जितना भी ज़ोर से सांस निकाल दें, ये वाली एयर हमेशा लंग्स में रहेगी। तो ये अगर आप हटा दें, इसके अलावा जितनी एयर बचेगी वो एयर कितनी होगी, वो एयर हमारे पास हो जाएगी, अगर आप ये हटा दें 1200, तो वो एयर बचेगी हमारे पास ये सारी 3100 को ऐड कर दें, प्लस तो हम नॉर्मल ब्रीदिंग करें 500 वो ऐड कर दें, और ये 1200 को भी ऐड कर दें एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, आई थिंक 4800 के अराउंड कहीं हो जाएगा, ठीक है, 4800 मिलीलीटर के अराउंड हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो किस किस को ऐड किया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइटल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो सारे वॉल्यूम्स जो कि हम अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ उनका कर सकते हैं। जब सबको ऐड किया तो 4800 मिलीलीटर आ गया, तो इसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी।